हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर बीएन झा जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार है। वहीं आशीष पांडे, जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर वकील हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या है? एक बार आसान शब्दों में बता दें, और अब कौन से कानूनी विकल्प जो हैं वो भारत के पास बचे हैं? देखिए निहारिका जी, जो खबर निकल कर आ रही है कि हुँ, हमारे एक्स नेवी मैन हैं और सारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स जी। हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कतर की हुँ, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई थी। और स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट जो ये डील कर रहे थे वो एक हुँ, इटालियन एक स्मॉल स्टील सबमरीन थी, जिसका इंडक्शन चल रहा है कतर की आर्म फोर्सेस में, नेवी में। तो हुँ, वो इंडक्शन कैसे होगा, उससे रिलेटेड प्रोसेस में ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। हुँ, अब होता क्या है कि आउट ऑफ ब्लू इनको जो कतारी अथॉरिटीज हैं उन्होंने इनको अरेस्ट कर लेती हैं, 8 के 8 को। साथ में वो कंपनी जो जी। है उसके सीईओ को भी अरेस्ट कर लेती हैं। और उसमें एक कतारी सिटीजन भी है और एक बहरीन का भी एक सिटीजन होता है। अब हुँ, ये सारा आउट ऑफ ब्लू डेवलपमेंट चलता है। और कुछ समय के बाद, चूंकि कतार के साथ हमारे रिलेशनशिप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कहे जा सकते हैं, अगर हम लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है उसका हुँ, 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 48% हम हुँ, कतार से इंपोर्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ हुँ, हमारे जी। इंडियंस जो है वहां पर वर्कर्स हैं। तो कतारी अथॉरिटीज हम लोगों को काउंसलर एक्सेस भी देती है। हमारे एम्बेसडर उनसे मिले, उन 8 लोगों से, और उनको जो भी लीगल सपोर्ट हो सकता था प्रोवाइड किया गया। अब चूंकि हुँ, मैटर बहुत ही सेंसिटिव, पर जैसे कि एलिगेशंस मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये शायद स्पाई हुँ, स्कैंडल इसको नाम देने की कोशिश की हुँ, जा हुँ, रही है। हुँ, लेकिन अभी तक कतारी अथॉरिटीज ने किसी भी कौन सा चार्ज लगाया गया है ये अभी तक बताया नहीं है। अब हुँ, खबर ये निकल कर आ रही है कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जैसे हम इंडिया में अगर समझें तो हमारी सेशन कोर्ट जो होती है, जो सबसे पहली कोर्ट जी, जी, होती है जी। जहां पर ये केस चलता हुँ, है, उन्होंने इनको हुँ, डेथ पेनल्टी 8 के 8 जो हमारे डेकोरेटेड एक्स नेवी मैन हैं उनको दी है। तो हुँ, अभी ये देखने की चीज होगी कि सबसे पहले जब डिटेल्ड जजमेंट आता है तो उसमें क्या चार्जेस थे, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको सजाए मौत दी गई है, तब ये निकल कर आएगा। और तब शायद उसके आगे ये डिसाइड हो सकता है कि हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, किन चीजों को एक्सप्लोर हुँ। किया जा सकता है इन लोगों को राहत दिलवाने के लिए। जी निहारिका जी। ठीक है। झा सर, इन तमाम चीजों के बीच ये बात अहम है कि कतर और भारत के बीच में रिश्ते कैसे हैं। इस पर एक विस्तृत जानकारी दें कि दोनों के बीच में रिश्ते कैसे, क्योंकि कई ऐसी चीजों को लेकर कतर ने बहुत सख्त रुख अपनाया, इसलिए ये कहना कि वो हर चीज में साथ देगा, ये थोड़ा अभी मुश्किल है। निहारिका जी, थोड़ा-सा हम लोगों को हुँ, एक संजीदगी से इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला हुँ, डायरेक्ट भारत और कतर के बीच का नहीं है, 2 सरकारों के बीच का नहीं है। ये जो हुँ, फर्म है, जिस एजेंसी में ये एक्स नेवी लोग जो काम कर रहे थे, ये जी, डायरेक्टली हाँ। इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे, कतर के नज़र में ये लोग एस्पेनाइज में थे, जैसे अभी आशीष जी ने बताया। तो उसके हिसाब से जो भी उसका जो कानूनी एक दायरा है, उस कानून के दायरे हुँ, के साथ में जाएगा। ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-सी जो पाकिस्तान के साथ में जो हुआ था, जो वहाँ पे हमारे एक्स नेवी की जो एक ऑफ़िसर थे, उनको भी डेथ पेनल्टी वहाँ पे मिली थी, जो कि हमें आईसीजे जाना पड़ा था। तो इसी तरह हुँ, से अभी जो कतर में ये चीज़ें हुई हैं, कतर सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो लगभग रिलेशन जो हैं वो ठीक ही हैं, इसमें कोई दो राय हुँ, नहीं है। और हाल के दिनों में मोदी जी ने भी काफ़ी एक फ्रेंडली रवैया अपनाया हुआ है कतर गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन हुँ, कतर जो है, ये इस चीज़ के लिए वो विख्यात है कि उसकी सहानुभूति रैडिकल, ख़ास करके जो सुन्नी रैडिकल ग्रुप्स हैं और ऐसे हुँ, देश हुँ, हैं, उनके साथ में रहा है। तो आज के दिन में लगभग और लगभग नॉन मुस्लिम देशों में जितने मस्जिद हैं, उसमें हुँ, कतर का एट लीस्ट 40 टू 50% जो है वो फंडिंग वहाँ पे जाता है। और ये फंडिंग हुँ, रेडिकलिज़्म के लिए ही मोस्टली यूज़ होती है। तो कतर
अभी विश्व विख्यात है। खास करके जो अभी फ्रांस में हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले जो जो जिहादी घटनाएँ हुई थी, उसकी बाद में हुँ, फ्रांस में काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हुई है वहाँ के मस्जिदों में, वहाँ के जो बाकी इंस्टॉलेशंस हैं और उसमें ये पाया गया है कि कतर से फंडिंग काफ़ी सब्सटैंशियल आती है ऐसी गतिविधियों के लिए। तो कतर ये इनफेमस रहा है, लेकिन अभी ये जो एस्पेनाइज़ की घटना है, क्या ये सच्ची हैं? या क्या इसमें जो हुँ, भारत का जो पक्ष है, ये तो भारत का पक्ष नहीं है, वहाँ पे जो एक्स नेवी पर्सनल है, जो उसकी कंपनी है, उनका पक्ष है। उनके हुँ, जो लॉयर थे, वो उसमें लड़ रहे थे। भारत सरकार का इसमें कोई स्टेक नहीं है अभी तक। हाँ, आगे हुँ, अगर इन इंडियंस को एक्स नेवी जो पर्सनल हैं, अगर फांसी की सज़ा मिलती है, अगर ये कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, तो वहाँ पे भारत का एक स्टेक आ जाता है कि उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से इनका जो ट्रायल है वो सुनिश्चित किया जाएगा कि वो ट्रायल इंटरनेशनल कानून के तहत हो, जो कि आशीष जी जो है वो बेहतर आपको समझा पाएँगे। ठीक है। आशीष जी, अब ये भी बात हो रही है, आपने भी बताया कि 2022 से ये चीज़ें चल रही है, जब उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद 7 बार सुनवाई हो चुकी है, ट्रायल तभी से शुरू है। लेकिन इसके पहले क्या भारत ने कभी कुछ इसके पहले जो बातचीत है, वो करने की कोशिश की थी? और अगर की थी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तक कोई ठोस बातचीत क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो अगर आपको भी याद हो कि यहाँ पर जो पुर्नेंदु तिवारी जिनकी बात हो रही है, जहाँ पर जिनको एक यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय सम्मान का अवार्ड भी मिला हुआ है, उनकी जो बहन है, उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर भी उठाई थी। लेकिन तब कोई बड़ा स्टैंड जो है वो क्यों नहीं लिया गया, और लिया गया तो उसके बारे में जानकारी एक बार दे दें। देखिए जैसे झा हुँ, साहब ने आपको बताया कि ये हुँ, प्राइवेट कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक प्रकरण थे। तो अभी जो हुँ, इस केस का स्टेटस है, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस कतारी गवर्नमेंट नहीं है। ये हुँ, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स वर्सेस वहाँ की हुए। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि पाकिस्तान हमारा कुलभूषण यादव वाला काफी एक हुँ, केस रहा जहां पर आईसीजे तक हम लोग गए। इसमें अभी अभी तक डिफरेंस ये है, कुलभूषण यादव दी गई थी वहां आज का ही केस था, लेकिन पर एक मिलिट्री फॉर्म की और मिलिट्री कोर्ट ने उनको फांसी की आनंद बहुत ही एक ब्रीफ एक हुँ। शॉर्ट दे दी गई थी। आशीष जी, आपकी लेकिन यहाँ आवाज़ पर बहुत कट कतार रही है। एक बार आप जो अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, तब तक मैं झा सर से यहाँ पर जवाब ले लेती हूँ। झा सर, ये देखिए कि जो तमाम चीज़ें उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो अगर हम आयात-निर्यात की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करें, तो कतर और भारत के बीच में रिश्ते लगभग ठीक है। लेकिन क्या ये जो चीज़ें हैं, क्या भारत कूटनीतिक तौर पर इतना मजबूत है कि इन तमाम चीज़ों पर प्रेशर डाल पाए? हालाँकि आपने ये कहा कि अभी भारत सरकार का स्टैंड बाद में आएगा, लेकिन अगर कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो क्या कूटनीतिक तौर पर हम इतने मजबूत हैं कि जैसे अमेरिका तमाम चीजों को लेकर प्रेशराइज कर लेता है कुछ कंट्रियों को, क्या हम कतर को प्रेशराइज कर पाएंगे? मेरे ख्याल से ये अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा प्रीमेच्योर होगा कि हम कतर को हम्म, प्रेशराइज़ कर पाएँगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। हम्म, देखिए, ये जो इनिशियल वर्डिक्ट जो आया हुआ है लोअर कोर्ट से, ये हम्म, श्योरली चैलेंज होगा अपर कोर्ट में और जैसे ही भारत की एंट्री होगी, एम्बेसी की एंट्री होगी एज़ अ स्टेक होल्डर, तो मेरे ख्याल से जी, उसके बाद मामला दूसरे तरह से निपटाया जाएगा और आज के दिन में देखिए भारत काफ़ी सशक्त है। 4 हम्म, 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इकोनॉमी है। कतर का काफ़ी स्टेक है भारत के अंदर में और भारत की काफ़ी अहमियत है कतर में। तो एज़ अ हम्म, स्टेट स्टेक होल्डर स्टेट लेवल पे एज़ अ नेशन जब वो बात आएगी तो वहाँ पे चाहे जयशंकर जी हों, चाहे मोदी जी हों या कोई और भी जो सरकारी महकमे के लोग हैं, ये उनसे इंटरैक्ट करेंगे और ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। देखिए ये जो जहाँ पे हम्म, पनडुब्बी की बात हो रही है स्टील पनडुब्बी की, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एक एक ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे हो जाएगा कि हाँ, ये ऐसा हुआ। आज के दिन में हम्म, इंडिया भी स्टेल्थ बना रही, चाहे स्टेल्थ सबमरीन हो, स्टेल्थ शिप हो, स्टेल्थ जहाज हो, इंडिया भी बना रही है, बाकी लोग भी बना रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये मामला उस स्टेज पे चला गया है, जहाँ की पहले नीचे वाले अदालत ने एक एक फैसला सुनाया हुआ है,
तो श्योरली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें स्टेप इन करेगी, उसके बाद ये मामला अलग तरह से डील होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। आशीष जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आशीष, आ जब रही है। तक एम मेरी आई आवाज ऑडिबल? नहीं आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ सर रही है? आप जो पुराना जवाब दे रहे थे उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी, तो देखिए हम्म चूँकि अभी इंडियन गवर्नमेंट जैसे झा साहब ने बताया उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है हम्म और इन लोगों को जो हो रहा है, वो कतर का जो अपना खुद का लीगल सिस्टम है उसके तहत हो रहा है। तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट हम्म इंस्टेंस से अपील आई है। इसके ये फैसला आया है अपीलेट कोर्ट के बाद वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट है जिसका एक विशेष नाम उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद जैसे इंडिया में सिस्टम होता है जो आपका ऑफ द कंट्री होता है उस तरह हमारे हम्म प्रेसिडेंट की तरह वहां पर अमीर का एक कॉन्सेप्ट उनके पास भी मर्सी पिटीशन जा सकती है। तो अभी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जहां पर हमको रिलीफ मिलती दिखाई पड़ सकती है। जी निहारिका जी, और देखिए दूसरी चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को समझना चाहिए कि हम्म अभी ये पूरी लीगल प्रोसेस चल रही है। तो जब तक किसी भी कंट्री में चाहे भारत हो या कोई दूसरा देश हो, जब तक लीगल प्रोसेस चलती रहती है तब तक इस तरीके की जो ट्रायल होते हैं या केसेस होते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इंटरवीन नहीं करती है और रिलीफ ग्रांट नहीं करती है। तो हमें वेट करना चाहिए जब ये लीगल प्रोसेस भारत अपने अच्छे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन होगी और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए दूसरी चीज समझिए, कतार निसंदेह हम्म एक काफी रेडिकल फंडिंग होती है कतार से, ये बात बिल्कुल हम्म साहब की बिल्कुल ठीक है, और डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्टेट है। आप देखिए अभी दो तीन दिन पहले अगर हमास की तरफ से जो आशीष आशीष जी, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे तक पहुंच नहीं रही है। झा सर, मैं आपसे यहाँ पर जो जवाब है वो ले लेती हूँ क्योंकि फिलहाल रिलीज जवाब किए जो है गए वो थे, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो झा सर, यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर ये मान लेते हैं कि जासूसी, क्योंकि अभी आशीष सर ने बोला कि यहाँ पर जो जासूसी के आरोप हैं ये सिर्फ खबर है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि वाकई जासूसी के ही आरोप हैं तो तब भारत सरकार क्या करेगी? क्योंकि फिर ये बात हो रही है कि कतर में वो प्रेजेंट थे लेकिन इसराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे, तब भारत का स्टैंड क्या होगा इन तमाम चीजों पर? देखिए, जब मामला जब उस लेवल पे जाएगा कि अगर अपर कोर्ट ने भी इसको जायज़ ठहराया हुआ है, तो जैसे अभी हम्म आशीष जी ने बताया हुआ कि फिर जो कतर के अमीर हैं उनके हम्म और फिर भारत सरकार, इनके बीच में वार्ता होगी और तब देखा जाएगा कि जो जो क्राइम है, अगर ये सच्ची क्राइम है, तो वो क्राइम किस हम्म स्टेज का है, किस लेवल का है? या आप जानते हैं कि कतर के अमीर हैं, उनको कुछ नहीं लगता है, वो एक दस्तखत करनी होगी कि वो उनको जो पूरी की पूरी केस जो है वो खत्म हो जाएगी हम्म उसमें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इस्लामिक देश में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन किस लेवल तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ज़रा वो भी पता चले, किस तरह की एस्पेयोनेज है, ये भी पता चले। तो ये सारी चीज़ें जब फैसला एक तरह से आ जाएगा कि हाँ, इसमें इन हम्म लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है। भारत सरकार भी अगर किसी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो कि उस सरकार के खिलाफ में है, साजिश में है, तो हम्म ऐसे लोगों को भारत हम्म सरकार भी बचाना नहीं चाहेगी। ये हमारे आज हम्म के दिन के नेवी ऑफिसर नहीं है, सर्विंग नेवी ऑफिसर नहीं है, हाँ जिसमें हाँ कि गवर्नमेंट का हम्म स्टेक होता है। तो ये भारत सरकार के लिए काम नहीं कर रही है, ये किसी और कंपनी के लिए काम हम्म कर रही है और वो कंपनी हम्म अगर इनसे ऐसी जासूसी कराता है, जिसकी कि सज़ा अगर डेथ है, तो वहाँ पे फिर भारत सरकार स्टेप इन नहीं करेगी, उसको उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनिशियल स्टेजेज़ हैं, इसके सारी चीज़ें एक जब ये लीगल डोमेन से जब आगे चला जाएगा, तो फिर स्टेट लेवल पे जो स्टेक होल्डर हैं, अमीर, यहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ पे बात होगी। फिर देखा जाएगा कि कैसा है। अभी फिलहाल तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकते इससे आगे। ठीक है। आशीष सर, अभी जैसा झा सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में है ये तमाम चीजें, लेकिन जब तक ये केस चलता रहता है तब तक सरकार की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूर्व नौसेना के यहाँ पर अफसर हैं लेकिन है तो इंडियन, तो और इंडियन सरकार की तरफ से किस तरीके का जो सपोर्ट है वो दिया जाता है? क्योंकि ये बात कही गई कि परिवार वालों को उनके साथ हम बने हुए हैं, साथ ही जो काउंसलर है वो दिए जाएंगे, लेकिन ये पूरा सपोर्ट किस तरीके का होता है उन 8 लोगों के लिए? भारत सरकार फिलहाल क्या चीजें कर सकती है? देखिए निहारिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही हम्म है?
ग्लोबल। जी। जी, ये एक्सर्स नहीं भी होते और ये इंडियन सिटीजन होते और हुँ, किसी भी कंट्री में फंसे होते, हुँ, तो भारत सरकार हुँ, का हुँ, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इनको फेयर ट्रायल मिले। इनको फेयर ट्रायल मिलने ठीक के है। साथ-साथ जो दूसरा एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन तक एक्सेस चाहती है, काउंसलर एक्सेस चाहती है, हुँ, जिससे कि इनको हाँ, इनके राइट्स के बारे में बताया जा सके, इनकी समस्याओं के बारे में समझा जा सके और जो भी लीगल सपोर्ट का मतलब उस कंट्री के लीगल सिस्टम पर अपना बेस्ट डिफेंस रखना, ये लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन चीजों को एश्योर करना भारतीय गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है और ये एक अच्छी बात है कि कतर ने हमको काउंसलर एक्सेस दी हुई है। वहां पर लीगल टीम डिप्यूटेड है जो कि इनका केस फाइट कर रही है। अब हमें देखना होगा कि अपीलेट साइड पर चीजें किस तरीके से चलती हैं। जी निहारिका जी। ठीक है। जहाँ सर एक और खबर वायरल हो रही है कि यहाँ पर जो भारतीय सूत्रों के हवाले से आधिकारिक भारतीय सूत्रों के हवाले से एएनआई ने ये खबर जो है वो कोट की और साथ ही कहा कि कतर जो है वो नरमी तो नहीं दिखा रहा और साथ ही ये भी खबर सामने आई कि इन लोगों को फंसाने में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है। इस पर कोई अपडेट और जानकारी? देखिए, ऐसे अफ़वाहों पे मत जाइए। हम्म। पाकिस्तान चाहेगा हम्म। कि उनको पनिशमेंट मिले। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि कोई जो भारतीय है, जो कि अभी नेवी में नहीं है, उसका मतलब नेवी से कुछ लेना-देना नहीं है, भारत सरकार से कुछ लेना-देना नहीं है। उसमें पाकिस्तान की भी क्या इंटरेस्ट होगी? तो ये मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाहिए और भारत तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको सब कुछ कहने का अधिकार है। यहाँ तो एक वो जो एस्थेटिक जो जो वक्तव्य होता है, वो भी यहाँ पे नहीं मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ तो अभी एक छोटी-सी कोई चीज़ बात उठ जाए तो उसके ऊपर में बहुत बड़ा माहौल बन जाता है। इस तरह की यहाँ पे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और सब लोग अपनी-अपनी बातें कहने के लिए बिल्कुल अपने आप को आज़ाद, एकदम बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं। एक कहीं पे थोड़ा-सा हिचकिचाते भी हम्म। नहीं है कि हाँ, ये चीज़ें कंट्री के इंटरेस्ट में है या नहीं है, वहाँ भी वो लोग नहीं हिचकिचाते हैं। तो आज के दिन में भारत के ज़मीन पे एक और रावण पैदा हुआ है जिसके 26 सिर हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा था। उसमें बहुत सारे सिर जो हैं वो अफ़वाह की बातें करेंगे, किसी भी छोटे तिल का तार जो बनाना कहते हैं, वो सब करेंगे, उस पे अभी हम हम्म। लोग नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल कतर और इंडिया का जब वो स्टेक आएगा एज़ अ स्टेक होल्डर, तो उसके बाद में जिस तरह से अभी बड़े सशक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, तो ये सब चीज़ें उसमें डील होगी। हम लोग अफ़वाहों पे, किंवदंती पे ना जाएँ, निहारिका। ठीक है। जहाँ सर क्या ये जो चीजें हैं वो वॉर से जुड़ी हो सकती है क्योंकि इस तरह की खबर जो है वो भी वायरल हो रही है? वॉर से मुझे अभी नहीं लगता है क्योंकि वॉर का भी ऐसा कोई हम्म। स्टेक नहीं है, जहाँ पे कि कतर डायरेक्टली आता है या इंडिया डायरेक्टली आता है। इंडिया ने एक स्टैंड लिया हुआ हम्म। है, हम्म। जिसमें ये पैलेस्टाइन के साथ में खड़े थे और जिसमें ये हमास के जो जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ में थे। इसमें कतर नहीं आता है। हाँ, जानते हैं कतर में हमास का हेडक्वार्टर है, लेकिन वो उससे हम्म। भी कतर भी जो है उससे कतरा रहा है। हमास का जो डायरेक्ट एक्शन हुआ है 7 तारीख को, उससे कतर भी अपने आप को कतरा रहा है डायरेक्टली इन्वॉल्व करने से। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि अभी उस स्टेज पे कोई चीज़ आई है कि इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था तो उसके चलते कतर ऐसा कुछ करेगा, नहीं। कतर बहुत छोटा-सा देश है, छोटी-सी इकॉनमी है, उसको जितनी भी सहायता अगर भारत से मिलती है तो ये उसको भी वो गँवाना नहीं चाहेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है। आशीष सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले झा सर से एक सवाल किया था, एक बार दोबारा आपसे पूछ लेती हूँ कि अगर ये चीजें जो जासूसी के बारे में बात हो रही है, अगर ये आरोप सामने आ जाते हैं कि वो जासूसी की ही केस में फंसे हुए हैं, फिर किस तरीके का विकल्प होगा? ये आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, चूंकि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इनको फांसी की हुँ। सजा दी है, तो हम ये हुँ। प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हुँ। आरोप एस्पियोनाज के ही होंगे, क्योंकि हर कंट्री में एस्पियोनाज की सजा एक मौत ही होती है अनटिल अनलेस आपने उसको हुँ। एबॉलिश ना कर दिया हो। हुँ। अब सजा अगर देखिए, एस्पेनाज के अगर आरोप सही साबित भी हो जाते हैं और अपीलेट सिस्टम है हुँ। उस हुँ। लीगल सिस्टम में, तो इन चीजों को सक्सेसफुली काउंटर किया जा सकता है, एक अपना डिफेंस रखा जा सकता है। और अल्टीमेटली अगर लीगल हुँ। सिस्टम में आप अपना डिफेंस प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, फिर भी जो एग्जीक्यूटिव हुँ। हेड ऑफ द स्टेट होता है, कतार के केस पे आमिर, उससे हम डिप्लोमेटिक लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर बात करके उनको शायद कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरफ आगे बढ़ेंगे
मैं फिर कह रहा हूँ, भारत और कतार, देखिए कतार के अपना एक हम्म। पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसको वो टो करता है, लेकिन फिर भी जी। भारत और कतर के संबंध एक अच्छे उस पर है। और एस्पियोनाज जैसी आरोपों में भारतीयों को फांसी देने के जो इम्प्लीकेशंस होंगे, मुझे नहीं लगता कि दोनों देश उस तरफ बढ़ना चाहेंगे। जी। ठीक है आशीष जी। और जहां सर आपने जैसा कि बताया कि जो ये पूरा मामला है वो फिलहाल प्रीमेच्योर स्टेज में और इन तमाम चीजों पर अभी पॉलिटिकली और भारत सरकार जो है कई चीजों से आगे जाकर बातचीत कर चुकी है, लेकिन फिलहाल आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते या फिर किसी तरह की विस्तृत जानकारी नहीं आ जाती, हम भी इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल आपका वक्त देने के लिए कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।